अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 18 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आज बच्चों हम पढ़ेंगे आइसोटॉप्स के बारे में। ये भी आप लोगों ने केमिस्ट्री में लाजमी तौर पे बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा होगा, तो इसमें कोई ज़्यादा डिटेल तो नहीं है, बट जितना है हम थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें आपने सिंपली बच्चों आप लोगों ने एग्जाम्पल्स याद करनी है और डेफिनेशन याद करनी है। बच्चों अब जो एलिमेंट होता है एक, वो डिफरेंट एटॉमिक स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है। एटॉमिक स्टेट्स यानी उसकी डिफरेंट एटमी हालतें हो सकती हैं कुछ एलिमेंट्स की, उनको उसके आइसोटॉप्स कहते हैं। अब कैसी एटॉमिक स्टेट्स होती हैं बच्चों? ऐसी एटॉमिक स्टेट जिनका अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो वो बच्चों सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। और अगर हम उनका मैस नंबर देखें, वो जो है बच्चों वो डिफरेंट होता है। तो आप आइसोटॉप्स की डेफिनेशन कर सकते हो, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी एटम के एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट डिफरेंट मैस नंबर, लेकिन उसका मैस नंबर जो है वो डिफरेंट हो, उसे क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स कहा जाता है। बच्चों इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, यानी जिनके प्रोटॉन की तादाद जो है वो सेम हो, और जिनका मैस नंबर डिफरेंट हो, यानी उनके न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट हो। क्योंकि आप लोगों को पता है एटॉमिक नंबर आप लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा है, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये तो प्रोटॉन के बराबर होते हैं, तो एटॉमिक नंबर सेम है तो यानी प्रोटॉन नंबर सेम है। और मैस नंबर में बच्चों आप लोगों ने पढ़ा था कि ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की तादाद को कहते हैं। अब प्रोटॉन नंबर तो आपको पता चल गया होगा ही सेम, तो फिर मैस नंबर न्यूट्रॉन के मुख्तलिफ होने से डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं सेम प्रोटॉन, एंड डिफरेंट मैस नंबर यानी डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर, इसको क्या कहा जाता है? आइसोटॉप्स कहा जाता है। अब बच्चों हम मोस्ट सिंपलेस्ट जो एग्जांपल डिस्कस करते हैं आइसोटॉप से रिलेटेड, वो हम हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स को स्टडी करते हैं। हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन के जो बच्चों हैं आइसोटॉप्स, 3 आइसोटॉप्स होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। पहला है H11, दूसरा है H21, H31। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों को पता है जो ऊपर है 1 2 3, ये क्या है? एटॉमिक मैस नंबर। मैंने आपको बताया था X, A और Z होता है। A का मतलब यहाँ पे क्या है? A का मतलब मैंने आपको बताया था मैस नंबर। अब देखिए आप मैस नंबर देख सकते हैं, पहले का 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है, तो डिफरेंट इनके मैस नंबर है, लेकिन एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं Z, तो ये 1 1 1, दीज आर सेम। अब बच्चों ये जो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, इनके हम नाम रखते हैं। पहला जो आइसोटॉप है H11, इसको कहा जाता है प्रोटियम। सेकेंड वन जो है इसको कहा जाता है ड्यूट्रियम, और थर्ड वन जो है उसको कहा जाता है ट्रिटियम। तो ये आपने नाम याद करने हैं। और अब हम इनकी थोड़ी डिटेल में पढ़ते हैं कि इसके अंदर, प्रोटियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, और फिर ड्यूट्रियम और ट्रिटियम के बारे में। अच्छा, तो बच्चों हम देखते हैं सबसे पहले प्रोटियम, सेकंड में क्या है? ड्यूट्रियम, लास्ट वन है ट्रिटियम। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। प्रोटियम बच्चों होता है H11, ड्यूट्रियम होता है H21, ट्रिटियम होता है H31। अब हम इसको देखते हैं। इसमें बच्चों आप लोगों को पता है ये जो है ऊपर, ये आपके पास मैस नंबर, नीचे है एटॉमिक नंबर। इसका मतलब ये है इसमें बच्चों प्रोटॉन नंबर कितने होंगे? 1। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपको पता है होता ही वो है जितने
प्रोटॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। अब बच्चों अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो वो एटॉमिक मैस में से इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तभी आपको, इसमें से इसको माइनस करेंगे तभी पता चलेगा। हम लोगों ने पढ़ा था कि n इज इक्वल टू, ठीक है, a माइनस z, यानी 1 में से 1 निकाला तो न्यूट्रॉन हमारे पास कितने आ गए, 0। इसकी हम बात करें तो बच्चों प्रोटॉन आपको पता है इसमें भी 1 है नीचे वाला, इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे जितने होते हैं यानी प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन क्या होगा, 2 माइनस 1, तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू आ गया 1। ट्रिटियम की बात करें तो प्रोटॉन इसमें भी क्या है, 1 है, इलेक्ट्रॉन होते ही इतने जितने प्रोटॉन होते हैं तो ये भी 1 हो गया। न्यूट्रॉन 3 माइनस 1 2। तो प्रोटियम में आप देखो इन सब में प्रोटॉन नंबर जो है वो सेम है बट न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है, पहले में 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है। तो ये आपने याद करने हैं, विद डायग्राम्स करने हैं। डायग्राम आपको मैं बुक से ही दिखा देती हूँ रीडिंग के साथ। देखें, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। आइसोटोप्स जो हैं वो एक एलिमेंट के ऐसे एटम्स हैं विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिनके प्रोटॉन नंबर सेम होते हैं यानी एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है यानी एटॉमिक मास जो है ए जो है वो डिफरेंट होता है इन देयर न्यूक्लियाई। आगे एग्जाम्पल आपको दी गई है। हाइड्रोजन आइसोटोप 3 होते हैं। प्रोटियम पहला, ये प्रोटियम दिखाया गया आपको, ठीक है, ये आपने सारा डायग्राम बनानी है। ये आपके पास ड्यूट्रियम, ये आपके पास ट्रिटियम, ठीक है। प्रोटियम कंटेन 1 प्रोटॉन, मैंने आपको बताया था 1 प्रोटॉन होता है। अभी ये देखें सेंटर में इन्होंने 1 प्रोटॉन बना के अंदर P लिख दिया, ठीक है। आगे इन द न्यूक्लियस एंड 1 इलेक्ट्रॉन, और ये देखें साथ E लिख दिया, एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं बट कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। ड्यूट्रियम कंटेन 1 प्रोटॉन, देखें ड्यूट्रियम है, इसके अंदर 1 प्रोटॉन है, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर 1 प्रोटॉन है, 1 न्यूट्रॉन, एक ही न्यूट्रॉन है, एंड 1 इलेक्ट्रॉन, और ये आप देख सकते हैं एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया प्रोटियम, ड्यूट्रियम। अब ट्रिटियम, ट्रिटियम H31 कंटेन्स 1 प्रोटॉन, ये देखें इसके अंदर 1 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन्स, देखें 2 न्यूट्रॉन्स अंदर N लिखा हुआ है, एंड 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन है। बच्चों ये आप लोगों ने विद डायग्राम अच्छे से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। अच्छा बच्चों, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी हम डेफिनेशन पढ़ने से पहले इसकी थोड़ी सी आप हिस्ट्री में देख लें। हिस्ट्री में ये है कि बच्चों 1896 में, ठीक है, एक साइंसदान थे हेनरी बेक्यूरेल। उन्होंने डिस्कवर किया कि जो यूरेनियम का सॉल्ट होता है, ठीक है, वो उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं यूरेनियम सॉल्ट के, वो कुछ रेडिएशन अपने अंदर से खारिज करते हैं, एमिट करते हैं। यानी अगर आप यहाँ पे यूरेनियम का सॉल्ट रख देते हैं तो इसमें से कुछ रेडिएशंस निकलेंगी, बट जो वो रेडिएशंस होंगी बच्चों वो इनविजिबल होंगी। इनविजिबल रेडिएशन, ऐसी रेडिएशन जिसको हम देख नहीं सकते, ठीक है, इसके अंदर से कुछ इनविजिबल रेडिएशंस निकलेंगी, ठीक है। फिर अब कैसे पता चला कि बच्चों इसमें से रेडिएशन निकल रही है? सामने उन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी, और सामने फॉर एग्जांपल यहाँ पे सॉल्ट रखा हुआ है, यहाँ पे आपने फोटोग्राफिक प्लेट रखी है, लेकिन अब जो फोटोग्राफिक प्लेट थी वो कुछ टाइम के बाद वहाँ से डार्क हो गई, ठीक है, वो जो पार्ट था कुछ देर के बाद डार्क हो जाता। तो इससे पता चला कि अच्छा यहाँ से कोई ना कोई चीज़ तो आ रही है जो इसको डार्क कर रहा है। तो वो जो चीज़ थी वो क्या थी? वो बेसिकली रेडिएशंस थी, ठीक है। तो हेनरी बेक्यूरेल ने 1896 में डिस्कवर किया कि यूरेनियम सॉल्ट से कुछ इनविजिबल ऐसी रेडिएशन जिसको हम देख नहीं सकते वो निकलती हैं, और वो जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट को डार्क कर देती हैं, ब्लैक कर देती हैं। और बच्चों इन रेडिएशन में एक प्रॉपर्टी थी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर एक आप वैक्यूम ट्यूब के अंदर गैस रखते हैं, यहाँ से रेडिएशन भेज रहे हैं, तो वो जो गैस के पार्टिकल, गैस जो होगी वो आयनाइज हो जाएगी, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में चेंज हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ बच्चों? सब्सिक्वेंट एक्सपेरिमेंट, बहुत से और साइंसदान थे जिन्होंने और भी तजर्बात किए, और उन्होंने कहा कि सिर्फ यूरेनियम सॉल्ट ही नहीं बल्कि और भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स, कुछ सॉल्ट, कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं
जिसमें से रेडिएशंस निकलती हैं। और बहुत से साइंसदान थे जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो है मैरी क्यूरी और उनके हस्बैंड है पेरी। ठीक है, मैरी क्यूरी और उनके हस्बैंड का नाम है पेरी। उन्होंने 2 और एलिमेंट्स डिस्कवर किए, पोलोनियम और रेडियम। उन्होंने कहा कि जैसे यूरेनियम सॉल्ट के अंदर से रेडिएशन निकलती है, बिल्कुल उसी तरीके से पोलोनियम और रेडियम के अंदर से भी कुछ रेडिएशंस निकलती हैं। अब ये रेडिएशन जो निकलती हैं कुदरती तौर पे निकल रही हैं, साइंटिस्ट तो नहीं निकलवा रहे, नेचुरल प्रोसेस है। तो इन्होंने मैरी क्यूरी जो थे, इन्होंने इस प्रोसेस का, ये जो साइंटिस्ट थी मैरी क्यूरी फीमेल थी, इन्होंने इसका नाम रखा नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। अच्छा बच्चों, ये रेडिएशन निकलती कैसे? कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या होते हैं। ठीक है, अब वो अनस्टेबल जो होते हैं वो अपने अंदर से एक्स्ट्रा जो होते हैं, ठीक है, उसमें से रेडिएशंस एमिट करते हैं। उनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन्स हो, जो भी चीज़ हो, उसके ज़रिए वो क्या करते हैं, वो अपने अंदर से रेडिएशन बच्चों एमिट करते हैं। रेडिएशन जब खारिज करते हैं उसके नतीजे में रेडिएशन एमिट करके जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं, कौन सा होते हैं, अनस्टेबल जो होते हैं, वो किस में चेंज हो जाते हैं, स्टेबल न्यूक्लियस में चेंज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को बच्चों नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। ऐसा प्रोसेस जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल न्यूक्लियस में चेंज होते हैं, ऐसे प्रोसेस को नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। अच्छा बच्चों, इसको आप रीडिंग देख लें। सबसे पहले डेफिनेशन, द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन, स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद, नेचुरली, एमिशन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन का खारिज होना बाय अनस्टेबल न्यूक्लियाई, गैर कैंपसी न्यूक्लियस से, इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, कुदरती रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। ये हो गई नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन। आगे डेफिनेशन है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एंड द एलिमेंट्स विच एमिट सच रेडिएशंस, और ऐसे एलिमेंट्स जो ये रेडिएशन खारिज करते हैं आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, उसको क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है। बच्चों अब इसमें हम हिस्ट्री में बात कर लेते हैं कि हेनरी बेक्यूरल की क्या कंट्रीब्यूशन थी, उसके बाद मैरी क्यूरी की क्या कंट्रीब्यूशन थी। इन 1896 में बेक्यूरल accidentally discovered that uranium salt crystals emit an invisible radiation that can darken a photographic plate. बेक्यूरल ने ये बात डिस्कवर की, दरियाफ्त की कि जो यूरेनियम सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं वो इनविजिबल रेडिएशन खारिज करते हैं जिसको हम देख नहीं सकते, डैट कैन डार्कन अ फोटोग्राफिक प्लेट, जो सामने रखी गई एक फोटोग्राफिक प्लेट को डार्क कर सकती हैं। He also observed that the radiation had the ability to ionize a gas. उसने ये भी देखा कि जो ये रेडिएशन निकलती हैं वो गैस को आयोनाइज भी कर सकती हैं। Subsequent experiments by other scientists showed that other substances also emitted radiation. Subsequent experiment यानी इस एक्सपेरिमेंट के बाद और भी बड़े साइंसदानों ने एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने ये बात दिखाई कि ये जो सिर्फ यूरेनियम ही नहीं और भी कुछ सब्सटेंसेस हैं जो रेडिएशंस एमिट करते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस टाइप वर कंडक्टेड बाय मैरी क्यूरी। इस किस्म की जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी, जो इन्वेस्टिगेशन थी, वो जिस साइंसदान ने की वो मैरी क्यूरी थी एंड हर हस्बैंड पेरी, और उनके जो हस्बैंड थे वो पेरी थे। ठीक है, दे डिस्कवर डैट, उन्होंने ये बात दरियाफ्त की कि 2 न्यू एलिमेंट्स विच एमिटेड रेडिएशन, उन्होंने 2 एलिमेंट्स डिस्कवर किए जो रेडिएशन खारिज करते हैं। दे वर नेम्ड पोलोनियम एंड रेडियम, उनका नाम क्या रखा गया, पोलोनियम और रेडियम। द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय सच एलिमेंट वाज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी बाय मैरी क्यूरी। इन एलिमेंट से रेडिएशन खारिज होने का जो अमल है उसका नाम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी किसने रखा, मैरी क्यूरी ने रखा। Subsequent experiment performed by Henry Becquerel suggested that radioactivity was the result of decay of disintegration of unstable nuclei. अच्छा, सब्सिक्वेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय हेनरी बेक्यूरल। हेनरी बेक्यूरल के बाद जो तजर्बात मुख्तलिफ साइंसदानों ने परफॉर्म किए, उन्होंने ये बात बताई कि ये जो रेडिएशंस निकलती हैं वो डिसइंटीग्रेशन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई के नतीजे पे निकलती हैं कि जब अनस्टेबल गैर कैंपसी न्यूक्लियस जब तोड़ फोड़ का शिकार होता है तब निकलती हैं। अब बच्चों ये जो रेडिएशंस निकलती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। वो टाइप्स कौन सी हैं, ये 3 टाइप्स हैं रेडिएशंस की, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और साथ बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या होती हैं, जिसमें फर्स्ट पैराग्राफ में बच्चों बैकग्राउंड रेडिएशंस के बारे में बताया गया है, नेक्स्ट पैराग्राफ में कॉस्मिक रेडिएशन के बारे में बताया गया है। इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।